हिंदी की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करेंगे द्वंद्व समास और द्विगु समास की। एमपीएसआई के लिए, जेल प्रहरी के लिए और व्यापम की परीक्षाओं के लिए और एमपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए भी हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है, यह बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम समास की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे द्वंद्व समास और द्विगु समास की। द्विगु समास को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़े होंगे, कंपटीशन में भी पढ़े होंगे, किताबों में भी पढ़े होंगे कि हर संख्यावाची शब्द अर्थात वह शब्द जिसमें संख्या का उच्चारण होता है, जिसमें काउंटिंग वाले नंबर, जिसमें गिनती वाले नंबर आते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा कि वह समास किसका उदाहरण होता है? द्विगु समास का होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपका भाई, आपका दोस्त तूफानी बातें नहीं करेगा, बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहा है कि हर संख्यावाची शब्द द्विगु समास नहीं होता। नहीं होता का अर्थ है नहीं होता, ठीक है? क्योंकि यदि ऐसा होता तो 2016 में एमपीएसआई के प्रश्न में आया था कि एक शब्द था जिसको कह दिया गया था संख्यावाची शब्द था, तो उसका उदाहरण लिखा था 17। 17 को उसने पूछा था कौन सा समास है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबके सब ने कह दिया था द्विगु समास है। लेकिन द्विगु समास नहीं था, वो द्वंद्व समास था। कैसे होता है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम द्विगु समास की बात कर लेते हैं और बिल्कुल सही परिभाषा है द्विगु समास की कि हर वो शब्द जिसके आगे संख्यावाची शब्द छुपा हो, क्योंकि द्विगु समास का पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, समास में दो पद होते हैं, मैंने बताया है। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो जो द्विगु समास का पहला पद होता है अर्थात पूर्व पद होता है, वो हमेशा संख्यावाची शब्द होता है। ये परिभाषा बिल्कुल सही है। तो ऑब्जेक्टिव का एक सवाल बन जाता है व्यापम की परीक्षाओं में, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। जेल पुलिस की बहुत सारी परीक्षा होती है, एमपीएसआई की बहुत सारी परीक्षा होती है। तो सरल सड़े सवाल बनते हैं, जिसमें पहला सवाल यही बन जाता है कि उस समास का नाम बताइए जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो हमेशा द्विगु समास होता है। किंतु मैं क्यों कह रहा हूं कि हर संख्यावाची शब्द द्विगु समास नहीं होता, उसको भी मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले जिस समास का पहला पद संख्यावाची शब्द होता है द्विगु समास कहलाता है। और द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। क्या होता है? द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एमपीएसआई का सवाल है कि उस समास का नाम बताइए जो तत्पुरुष समास का उपभेद है। ऑप्शन थे कर्मधारय, अव्ययी भाव और दो ऑप्शन और थे, द्वंद्व था और एक द्विगु था। तो जिसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है? तत्पुरुष समास का उपभेद है, ऐसा कामता प्रसाद गुरुजी ने माना था। कामता प्रसाद गुरुजी ने पद प्रधानता की दृष्टि से 4 ही समास माने थे। मैंने पहले लेक्चर में इसकी बात कर दी है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। मैं छोटा छोटा लिखता हूं, यदि आपको नहीं समझ में आए तो मेरी बातों पर जोर डालिए, मेरी बातों को अपने कानों तक आने दीजिए और देखते रहिए। तो द्विगु समास क्या है? संख्यावाची शब्द होता है। द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तीसरी बात, द्विगु समास समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो किस समास में समूह का ज्ञान होता है, किस समास में समाहार अर्थात समूह मतलब समझ रहे हैं ना आप, किस समास में समूह का ज्ञान होता है? तो उसका उत्तर देना है आपको द्विगु समास में, अर्थात काउंटिंग वाले नंबर आ रहे हैं, बंच वाले नंबर आ रहे हैं इसमें, है ना। तो पंजाब जो है किसका उदाहरण है? द्विगु समास का है, क्योंकि इसमें 5 आबों का समूह है। आब का अर्थ होता है नदियों द्वारा घेरा गया क्षेत्र। जैसे दोआब बनता है, दोआब में 2 नदी आपस में एक क्षेत्र घेर लेती है, उसको दोआब कहते हैं। तो दोआब में द्विगु समास है। उसी तरह पंजाब में 5 नदियों का मिलन हुआ है, उसके क्षेत्र में बसा हुआ है, 5 नदियों के संगम में पंजाब बसा हुआ है। तो पंजाब भी किसका है? 5 आबों का समूह है, अर्थात द्विगु समास है। शताब्दी में 7 आब्दों का समूह है। सतसई बिहारी की जो सतसैया है उसमें क्या है? द्विगु समास है। चवन्नी अठन्नी दुवन्नी, ये जो है क्या है? 16 आना, 12 आना, ये सब क्या है? इसमें द्विगु समास है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बातें आप तक आने दो। इसी तरह जो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों का सरनेम होता है, जिनका चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी। त्रिवेद मतलब 3 वेद वाले, चतुर्वेदी मतलब 4 वेद वाले, द्विवेदी मतलब 2 वेद वाले। तो इसमें क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो आपका त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी और समास चौमासा क्या हो गए? 4 मासों का समूह है।
चौमासा जो होता है बरसात का मौसम कहलाता है, उसमें भी द्विगु समास होता है। त्रिभुवन, पंचामृत, षड ऋतु, सप्तऋषि, सप्ताह, तिमाही, अष्टासिद्ध, अष्टाध्यायी, नवनिधि, पंचवटी, नवरत्न, त्रिफला, त्रिलोक, दोपहर, नवरात्र, सप्तऋषि, पचमढ़ी, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा, सप्तद्वीप और सप्तमंजिल, इन हर जगह क्या है, सबके सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कंफ्यूज मत होइएगा, हर संख्यावाची शब्द द्विगु समास होता है। अभी तक हम यही देख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे संख्यावाची शब्द भी बताऊंगा आगे चल के जो द्विगु समास नहीं है। वो कैसे, यहाँ पर मैंने एक नोट लगा दिया है कि काउंटिंग, गिनती की संख्याएं जो कभी कभी हैं, काउंटिंग और गिनती की जो संख्याएं हैं कभी कभी क्या हो जाती हैं, द्वंद्व समास की उदाहरण हो जाती हैं। तो मैंने काउंटिंग और गिनती वाले संख्याओं की बात की है। तो ऐसी संख्या है, जैसे मान लीजिए इसको मैं लिख रहा हूं 17 है, अब 17 को मैंने हिंदी के उच्चारण में लिख दिया 17। अब ये चला जाएगा द्वंद्व समास में, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, 7 और 10 है ना, 7 और 10 का समूह बन जाएगा। मैं इसको आगे चल के विस्तार में बताता हूं। अब द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों ही पद क्या हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्रधान हो, तो वो कहलाता है द्वंद्व समास। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि वह समास का नाम बताइए, उस समास का नाम बताइए जिसके दोनों पद प्रधान हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इकलौता समास है द्वंद्व समास। तो इसका समास विग्रह करते समय कौन कौन से शब्द आते हैं, या आता है, या मतलब और वाला, ये वाला, तो ये या आता है, अथवा आता है, और आता है। ठीक है, तो या, अथवा, और या फिर का भी उच्चारण होता है। ठीक है, अब ऐसे शब्द जिसमें आते हैं उसमें सह संयोजक, मैंने भी बात की थी कि ये सह संयोजक चिन्ह का संयोजक चिन्ह भी हमेशा द्वंद्व समास में आता है। जैसे आप लिखते हैं माता और पिता, तो बीच में लगता है ये सह संयोजक, तो ये कहला जाता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जोड़े वाले शब्द आते हैं ज्यादातर, जैसे भाई बहन का जोड़ा हो गया, माता पिता का जोड़ा हो गया, राधे कृष्ण का जोड़ा हो गया, और कृष्ण राम का जोड़ा हो गया, कृष्ण लक्ष्मण का जोड़ा हो गया, भीम अर्जुन का जोड़ा हो गया। तो ऐसे जो जोड़े वाले शब्द हैं, इसी तरह अपोजिट वाले शब्द हो जाते हैं, जैसे दिन रात, तो इनमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार पूछ लिया था एमपीएसआई के सवाल में, एमपीएसआई में बहुत सड़े सवाल भी बन जाते हैं, बहुत कठिन भी सवाल बन जाते हैं। तो एमपीएसआई में भी एक बार सवाल पूछा था कि द्वंद्व समास के प्रकार बताइए, द्वंद्व समास के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4, 5। तो बताना था आपको 3, क्योंकि द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं। आपको केवल नाम याद रखना है, आपको केवल प्रकारों की संख्या याद करनी है। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से है आपके एक पहला समास है द्वंद्व समास का, जो है उसका नाम है इतरेत्तर, है ना, इतरेत्तर भी कहते हैं उसको, तो इतरेत्तर भी कहते हैं उसको। तो ये है, दूसरा है वैकल्पिक, तीसरा है समाहार। तो इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार किसके भेद हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, यह सवाल आया हुआ है, इसको सरल मत समझिए। अब द्वंद्व समास के जो 3 प्रकार हैं, तो इतरेत्तर में किसका उच्चारण होता है, और का। तो और का जिसमें उच्चारण होता है, या फिर और के द्वारा जिसका हम समास विग्रह कहते हैं, उसको इतरेत्तर समास। जिसमें या मतलब ये वाला, या फिर और वाला इंग्लिश का, उसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है, उसमें होता है आपका वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल ना, तो या का उच्चारण हो जाए तो द्वंद्व समास। समाहार में जिसमें आदि शब्द का उच्चारण हो, या फिर आदि को आप वगैरह भी कहते हैं, वगैरह, आदि वगैरह, तो ये शब्द क्या होते हैं, समाहार। तो इतरेत्तर, वैकल्पिक, समाहार, इतरेत्तर, वैकल्पिक, समाहार द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। इसके बाद द्वंद्व समास के हम उदाहरण को समझ लेते हैं, उदाहरण से समझ पाना और सरल है द्वंद्व समास को। तो द्वंद्व समास में संयोजक चिन्ह भी आता है। तो माता पिता, जैसे मैंने बता दिया, माता पिता राम कृष्ण को, राम और कृष्ण भाई बहन, सुख दुख, नदी नाले, पाप पुण्य, राजा प्रजा, चाय वाय। हाँ, अब देखिए, द्वंद्व समास में एक तो जोड़े वाले शब्द आते हैं, दूसरे अपोजिट वाले शब्द आते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हम चलतू भाषा में बोल देते हैं कि कोई भाई चाय वाय की व्यवस्था करो, तो चाय वाय, तो चाय और वाय नहीं करेंगे, तो चाय आदि हम वहां पर बोल रहे होते हैं। तो चाय वाय का जो समास विग्रह होता है, वो समास विग्रह होता है चाय आदि। इसी तरह हम कई बार बोलते हैं रोटी सोटी बनी है क्या,
तो रोटी सोटी नहीं होता, रोटी वोटी भी नहीं होता, रोटी और वोटी भी नहीं होता, रोटी और सोटी भी नहीं होता। उसका जो समास विग्रह होता है रोटी आदि होता है। जब हम कभी भी कहें कि रोटी वोटी बनी है क्या, तो इसका मतलब होता है रोटी आदि बनी है क्या। तो रोटी के साथ उसका समास विग्रह होता है रोटी आदि। ठीक है, अब ये किसके उदाहरण है? सबके सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। इसी तरह लव कुश, लव और कुश का जो जोड़ा है तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब हम चलते हैं भीम अर्जुन। तो भीम अर्जुन, आप देखिए, अब मैं एक आपको और जरूरी चीज बता देना चाहता हूं कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें सह संयोजक चिन्ह आए, कई बार ऐसा जरूरी नहीं होता मेरे दोस्त मेरे भाई। जैसे भीम अर्जुन को आप भीमार्जुन भी लिख देते हैं ऐसे, है ना। तो भीम अर्जुन के जोड़ा का आपने भीमार्जुन ऐसा लिख दिया। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत आपने कई बार सहसंयोजक चिन्ह लगा के लिखा, कई बार नहीं। तो जैसे भीम अर्जुन हो गया, इसमें सहसंयोजक चिन्ह नहीं है। तो ऐसे शब्द जो जोड़े वाले हों आपको ध्यान में रखना है, वो किसके उदाहरण हो जाते हैं? किसके? द्वंद्व समास के। तो भीमार्जुन भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा या बहुत, तो किसका उदाहरण हो गया समास विग्रह के बाद? द्वंद्व समास का। आजकल, आजकल आप ऐसे इकट्ठा करके लिख देते हैं ना, आज कल ऐसा लिख देते हैं ना। तो आज कल क्या है? तो आज और कल, इसका अर्थ हुआ द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब लाभ हानि, लाभ और हानि दोनों होता है ना, तो समास विग्रह करने पर लाभ हानि को लाभ और हानि लिखा जाता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं काउंटिंग वाले नंबर। तो काउंटिंग वाले नंबर अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि काउंटिंग वाले जो नंबर होते हैं द्वंद्व समास के भी उदाहरण हो जाते हैं। कैसे? मेरे दोस्त मेरे भाई, बड़े मेहनत से वीडियो बनती है, पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ाना भी पड़ता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो मेरे वीडियो को। आपका दोस्त आपका भाई हूँ, शिवेन पांडे मेरा नाम है, और आपके लिए पेश करता हूँ द्वंद्व समास में थोड़ा सा तूफानी वाली बात। ठीक है, हालांकि मैं तूफानी बातें करता नहीं हूँ, सरल बातें करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो काउंटिंग वाले नंबर हैं, नोट लगा दिया है मैंने कि काउंटिंग वाले नंबर कभी कभी द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन बशर्ते आप काउंटिंग वाले नंबर को हिंदी में उच्चारण करके हिंदी में ही लिख दो। जैसे मैं बोल दूं 17 है ना, यह आया हुआ था, 17 को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण करके मैंने लिख दिया 17। ऊपर दिखाई ना दे रहा हो तो माफी चाहूंगा। तो मैंने 17 को ऐसे लिख दिया। तो 17 का अब जब समास विग्रह करेंगे तो 7 और 10 लिखेंगे, 7 और 10 लिखेंगे। इसी तरह 11 मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया, तो 11 में क्या होता है? 1 होता है और 10 होता है। तो समास विग्रह करने के बाद मेरे दोस्त मेरे भाई, काउंटिंग वाले जो नंबर हैं और काउंटिंग वाले जो नंबर हैं किसके ऊपर हो? 10 के ऊपर हो, है ना। 10 के नीचे वाले सबके सब काउंटिंग नंबर किस में आएंगे? द्विगु समास में। एक बात याद रखना है आपको, काउंटिंग वाले नंबर 1 से लेके 10 तक, अर्थात 1 से लेके 10 तक के जितने काउंटिंग नंबर हैं सबके सब द्विगु समास में आते हैं। और 10 के ऊपर जो काउंटिंग नंबर हैं, यदि आपने उसको हिंदी उच्चारण में लिख दिया है, हिंदी उच्चारण करके अर्थात हिंदी लिपि में लिख दिया है, अर्थात देवनागरी लिपि में लिख दिया है, तो सबके सब किसमें के उदाहरण हो जाते हैं? किसके? द्वंद्व समास के। तो 11, 17, 25, 68, 77 कुछ भी लिखिए, और इसको आप 11 को 1 और 10 लिखिए, 17 को 7 और 10 लिखिए, 25 को 5 और 20 लिखिए, 68 को यानी 68 को 8 और 60 लिख सकते हैं, 77 को यानी 77 को 7 और 70 लिख सकते हैं। तो ये सब के सब द्वंद्व समास के उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, मेरी बातें अगर पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दो। अगले वीडियो को वेट करो, हम अगले वीडियो में समास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।